नमस्कार। देखिए, राजनीति की जब बात होती है तो अक्सर हम बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों में खो जाते हैं। लेकिन आज आज हम वहां से हटकर एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाएगी कि लोकतंत्र में असल में एक एक वोट की कीमत क्या होती है और कैसे कैसे सिर्फ 1600 वोटों का फासला पूरी सियासत का, पूरी गवर्नेंस का गणित बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईस्ट तुइपुई के समीकरण की। तो चलिए, हमारा ये सफर हमें ले चलता है भारत के उत्तर पूर्व में बसे मिजोरम और वहां ईस्ट तुइपुई विधानसभा क्षेत्र में। ये सिर्फ पहाड़ों और हरियाली वाला कोई खूबसूरत इलाका नहीं है, बल्कि ये भारत के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक क्षेत्रों में से एक है। यहां के लोग वे अपने वोट के अधिकार को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां हर एक वोट की अपनी एक आवाज है, और जैसा कि हम देखेंगे, हर आवाज का अपना एक महत्व है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 160। बस 2023 के चुनाव में हजारों वोटों के बीच इस पूरे क्षेत्र की किस्मत का फैसला सिर्फ इतने ही वोटों से हुआ। आप सोचिए, ये हार और जीत के बीच की कितनी महीन, कितनी बारीक रेखा है। और यही 160 वोटों का अंतर हमारी आज की इस पड़ताल का, इस विश्लेषण का केंद्र है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम अपनी पड़ताल को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इन 160 वोटों के जनादेश के पीछे के आंकड़ों को समझेंगे। फिर हम ईस्ट तुइपुई की नब्ज टटोलेंगे, मतलब वहां के लोगों को जानेंगे। इसके बाद यहां जो राजनीतिक बदलाव हुआ उसकी पूरी अनाटमी देखेंगे, सत्ता के समीकरणों को परखेंगे और फिर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर भी नजर डालेंगे। और हां, आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे डेटा का सम्मान लोगों के सम्मान से सीधे सीधे जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 160 वोटों के इस जनादेश को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये नंबर हमें पहली नजर में क्या कहानी सुनाते हैं। तो ये हैं 2023 के नतीजे, और जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF, जिन्हें मिले 47.11% वोट, और दूसरी तरफ जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM, जिन्हें मिले 45.87%। आप देख रहे हैं, फासला 2% से भी कम का। मतलब ये एक ऐसी कांटे की टक्कर थी कि जब तक आखिरी वोट नहीं गिना गया, कोई नहीं कह सकता था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और एक और बात जो इस नतीजे को बहुत दिलचस्प बनाती है, वो है वोटर टर्नआउट, 81% से भी ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि लोग उदासीन थे या वोट डालने नहीं निकले, नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समाज इसमें शामिल था। हर पार्टी ने अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ये एक बेहद जागरूक और सरोकार रखने वाले समाज की असली निशानी है। ठीक है, तो अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को, उस समाज को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया। आखिर ईस्ट तुइपुई की नब्ज कहती क्या है? यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो काफी अनोखी है। आप देखिए, लगभग 99% आबादी मिजो अनुसूचित जनजाति की है और करीब 98% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ का समाज बहुत ही एकजुट, बहुत ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ चुनाव जाति या धर्म के उन पारंपरिक समीकरणों पर नहीं लड़ा गया जो हम दूसरी जगहों पर देखते हैं। नहीं, यहाँ लड़ाई विचारों की थी, मुद्दों की थी। और देखिए, जब समाज इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो जो मानवीय मूल्य हैं वो और भी गहरे हो जाते हैं। किसी भी समुदाय के लिए सबसे ऊंचा मूल्य होता है उसकी अपनी गरिमा, डिग्निटी, और हर एक आवाज का हक है कि उसे सम्मान के साथ सुना जाए। ये सिर्फ कोई किताबी या संवैधानिक बात नहीं है, ये वहां की सामाजिक बुनावट का, सोशल फैब्रिक का आधार है। लोग बस यही चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनका सम्मान हो। तो चलिए अब इस राजनीतिक बदलाव की चीड़फाड़ करते हैं, ये समझने के लिए कि 2023 में इतनी करीबी और इतनी बड़ी टक्कर क्यों हुई। हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि ये वोट आखिर आए कहां से और गए कहां। इस पूरे राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी कहानी अगर कहीं छिपी है तो वो है कांग्रेस के वोट शेयर में। जरा देखिए, 2013 में पार्टी के पास 43% से भी ज्यादा वोट थे। ठीक है, 2018 में ये गिरकर 29% पर आ गया और फिर 2023 में ये सिमटकर सिर्फ 6.74% रह गया। ये किसी राजनीतिक विरासत के ढहने जैसा है और ये साफ इशारा करता है कि कांग्रेस का जो वोटर था वो अब कहीं और शिफ्ट हो चुका था। तो सवाल है कि ये वोटर गया कहां? देखिए, 2018 में जो मुकाबला था वो कई कोनों वाला था। MNF थी, कांग्रेस थी और एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में था। लेकिन 2023 आते आते ये पूरा समीकरण बदल गया। लड़ाई अब सीधी हो गई, एक तरफ MNF और दूसरी तरफ नई नई उभरी ZPM।
तो जो सत्ता विरोधी वोट कांग्रेस और निर्दलीय के बीच बट रहा था, वो अब एक जगह इकट्ठा हो गया जेडपीएम के पास। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या हुआ। अब अगला सवाल है कि क्यों हुआ। इसके लिए हमें सत्ताधारी एमएनएफ की जो स्थिति थी उसका एक रणनीतिक विश्लेषण करना होगा। इसे हम सत्ता के 4 क्षेत्रों के नजरिए से देखेंगे। ये सत्ताधारी दल का एक स्वॉट एनालिसिस जैसा है। उनकी ताकत क्या थी? उम्मीदवार का अपना व्यक्तिगत समर्थन और चर्च का एक मजबूत नेटवर्क। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी वही 160 वोटों का मामूली सा अंतर, जो ये दिखाता है कि जनादेश कितना नाजुक था, कितना फ्रिजाइल था। उनके लिए अवसर था राष्ट्रीय गठबंधन के संसाधनों तक पहुंच, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था जेडपीएम का बढ़ता हुआ काडर और उनकी नई कहानी, जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। और जेडपीएम की इस कहानी को ताकत कहां से मिल रही थी? वो मिल रही थी लोगों की शिकायतों से। यहां के जो मुख्य स्थानीय मुद्दे थे वो क्या थे? खराब सड़कें और ट्रांसपोर्ट, स्थानीय नौकरियों और इंडस्ट्री की भारी कमी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं का, क्लिनिकों का अभाव। देखिए, जब लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी नहीं होती तो वो बदलाव की तरफ देखते हैं, और यही विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका बन गया। ठीक है, तो विश्लेषण काफी हो गया। अब विश्लेषण से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस सारी जानकारी के आधार पर शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिखना चाहिए? ये लोगों का विश्वास वापस जीतने की एक 90 दिन की रणनीति का खाका हो सकता है। D90 यानी 90 दिन पहले लोगों की बात सुनने के लिए एक टूर और उन परिवारों की पहचान करना जो अभी दुविधा में हैं। D60 नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े मुद्दों पर एक व्यापक अभियान शुरू करना। D30 उन इलाकों पर खास फोकस करना जहां पिछली बार वोटिंग कम हुई थी। और D7 आखिरी हफ्ते में जमीनी स्तर पर वॉलंटियर्स और स्थानीय प्रभावशाली लोगों को एक्टिवेट करना। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है जिसके केंद्र में है विश्वास का पुनर्निर्माण। लेकिन ये सब क्यों? इस तरह की डेटा पर आधारित प्रिसाइज राजनीति का असली मकसद आखिर है क्या? देखिए, इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। इसका असली मकसद है डेटा को लोगों के सम्मान से, उनकी डिग्निटी से जोड़ना। अच्छा, अब जब हम मॉडर्न तरीकों की बात करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स या टारगेटेड एड्स, तो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, और वो है सहमति, कंसेंट। देखिए, जानकारी लोगों तक सिर्फ पहुंचानी नहीं है, उन पर थोपनी नहीं है, बल्कि उनकी इजाजत से उनके साथ शेयर करनी है। भारत का जो कानूनी ढांचा है वो भी यही कहता है कि प्राइवेसी और सहमति ही भरोसे की नींव है। किसी के डेटा का सम्मान करना असल में उस व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना है, और यहीं से एक लंबे और स्थायी रिश्ते की शुरुआत होती है। तो हम अपनी चर्चा के आखिर में घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या 160 वोटों का यह फासला एक कमजोर, एक नाजुक जनादेश है, या फिर ये लोगों के एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि हमारी बात को और ज्यादा ध्यान से और ज्यादा गहराई से सुना जाए? शायद ये कोई राजनीतिक पहेली है ही नहीं, शायद ये लोकतांत्रिक जवाबदेही का सबसे बड़ा सबक है। एक रिमाइंडर कि सत्ता लोगों से ही आती है और अंत में उन्हीं के प्रति जवाबदेह होती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.